तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, जो हमारी परंपरा से भी जुड़ा हुआ है और जो समय की मांग बन चुका है। खेती के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाकर हम अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के काबिल तो हो गए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने धरती माँ को बीमार कर दिया है। बीमार होती मिट्टी और बढ़ते प्रदूषण ने आज पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, लेकिन भारत के पास इस समस्या का बेहतरीन समाधान है, जिस पर जोर शोर से काम भी चल रहा है। आज कृषि विशेष में बात इसी समाधान की, जिसका नाम है प्राकृतिक खेती, परंपरा भी जरूरत भी। प्राकृतिक खेती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों या यूं कह लीजिए कुदरती सामग्री पर आधारित है। ये खेती का ऐसा तरीका है जो मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करता है, उसे कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाता है और फसलों को जलवायु परिवर्तन की मार का सामना करने के काबिल बनाता है। इस तरीके में लागत कम लगती है, पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन के लिए खाद तैयार हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित है और जमीन को सेहतमंद बनाने के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि पौधे अपना सारा पोषण मिट्टी से ही लेते हैं। मिट्टी जितनी ताकतवर होगी, उपज भी उतनी ही ज्यादा और क्वालिटी वाली होगी। दरअसल रसायनों ने न सिर्फ मिट्टी को कमजोर किया है, बल्कि फसलों को भी जहरीला बना दिया है। कई बार मानक से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसल को खरीदने से मना कर देते हैं। इसका कहीं न कहीं नुकसान कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन सिंचाई के पानी के साथ भूमिगत जल में जा मिलते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। यही वजह है कि आज प्राकृतिक खेती समय की मांग है और जरूरत भी। प्राकृतिक खेती जैसा कि हम जानते थे कि हमारे पूर्वज करते थे, और उसमें जो है जो नेचर से मिला, जिस पद्धति को, उसके सारे अंग होते थे उसमें। जैसा कि मैं कहूँ तो उसमें फसल भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, औषधीय वर्ग पौधे हैं इत्यादि। ये सारी चीजें एक साथ होती थी, एक समन्वय बनाता था और उन्हीं में एक दूसरे के वो पूरक होते थे। मिट्टी है तो मिट्टी में उसमें केचुए है, केचुआ के साथ साथ उसमें कई सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों को जो है, जो उनकी उर्वरता चाहिए, उनको पोषक तत्व चाहिए, उनकी उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो पत्तियां गिर रही हैं वो नेचुरल मल्च का काम कर रही है, जिससे कि आप जो है उसमें जो नमी बनी रहती है उसको लंबे समय तक बनाए रहती है। और उसमें मिनिमम, जो मैं कहूँ, जितना कम से कम शस्य क्रियाएं करें तो वहां प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है। इनमें से अगर एक तत्व की भी कमी हो जाए तो बाकी 15 तत्वों का भी बहुत ज्यादा फायदा फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक कृषि के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती और इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने की वजह से जड़ों की लंबाई बढ़ जाती है
और तनों की मोटाई के साथ साथ पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। कि इनमें जो उत्पाद जो पैदा होता है, शुरुआती दौर में तो मैं कहूंगा कि कुछ गिरावट देखी जाती है, लेकिन बाद के वर्ष में जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है तब उत्पादन करीब 15 से 20-25% तक देखा गया है। इसमें अच्छी बढ़वार मिलती है, उत्पादकता अच्छी मिलती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों की सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती की इस विधि में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार भी ज्यादा देते हैं। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत डॉक्टर सुभाष पालेकर ने की, इसलिए इन्हें इस तकनीक का जनक कहा जाता है। इन्होंने नागपुर में कृषि की स्नातक डिग्री हासिल की और कमाल की बात तो ये है कि इनकी पूरी पढ़ाई रासायनिक तरीकों पर ही आधारित थी। लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ ऐसे वाक़ये हुए कि इनकी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने खेती की एक ऐसी तकनीक इजाद की जो रसायन रहित है और इसका नाम दिया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1972 में सुभाष पालेकर ने अपने फार्म पर रासायनिक खेती पर ही काम शुरू किया। बरसों तक वो इसी तरह काम करते रहे। प्राकृतिक खेती का विचार वेदों और उपनिषदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में मौजूद कुछ सूत्र इन्हें प्राकृतिक खेती की ओर ले गए। इसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक शोध शुरू किए। दूसरी ओर वो महात्मा गांधी के अहिंसा वाले सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यही वजह है कि वो खेती के ऐसे तरीके तलाशने लगे जिनसे मिट्टी में मौजूद जीवों की रक्षा हो सके। ऐसा तभी मुमकिन था जब खेत जहरीले रसायनों से मुक्त हों और मिट्टी की सेहत मजबूत हो। डॉक्टर पालेकर ने खेती करते समय ये भी पाया कि 1972 से 1985 तक तो रासायनिक खेती में पैदावार बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद घटनी शुरू हो गई। दूसरी ओर आदिवासियों के साथ काम करते हुए सुभाष पालेकर को पता चला कि जंगलों में पौधों के विकास के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बढ़वार के लिए जरूरी सभी साधन प्रकृति से ही हासिल हो जाते हैं। हमारे विदर्भ के जो आदिवासी क्षेत्र है सातपुड़ा पहाड़ी, उसमें मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था कि जंगल के पर्यावरणीय व्यवस्था का आदिवासियों के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है, ये मेरा विषय था। तो मेरा पढ़ाई भी चलती थी और आदिवासियों में मेरा कार्य भी चलता था। तो मुझे हमारे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में कि भाई भूमि में कुछ भी नहीं होता, अगर आपको फसल की उत्पादन लेना है तो ऊपर से खाद डालना ही पड़ता है। लेकिन जब मैं जंगल में जाता था मेरी प्रोजेक्ट के दौर में, संडे को रविवार को, तो वे विशाल का पेट जंगल के, घने जंगल के अनगिनत फलों से लदे हुए बिना मानवीय सहायता मुझे बता रहे थे कि भाई देखो यहाँ तो कोई खाद नहीं है, हर साल अनगिनत फल लगते हैं, तो खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने फार्म पर शोध किए और 6 साल की सख्त मेहनत के बाद बिना रसायनों वाली तकनीक तैयार करने में कामयाब हो गए। नाम दिया कम लागत प्राकृतिक खेती। अब वो इसे पूरे भारत में प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार भी उनकी भरपूर मदद कर रही है। यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि माँ है, महासागर है, केवल एक ही है। भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं, जो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होते, पके हुए नहीं होते, वो कच्चे होते हैं। जड़ों को चाहिए पका हुआ। ये पकाने का काम अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। सुभाष पालेकर प्रकृति कृषि में देशी गौ माता के गोबर गोमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं,
घन जीवाणु बनाते, भूमि में डालते हैं, तो जीवाणु का कल्चर ही होता है कि अनंत कोटि जीवाणु उसमें होते हैं। ये जीवाणु भूमि में जाते, जब पालिका कृषि में आप जीवाणु घन डालते और वो जो पकाते खाना और जड़ों को उपलब्ध करते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में भी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उप योजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 35 जिलों की 98,670 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित किया है। इस पर 19,772 लाख रुपए का खर्च आना है और 51,450 किसानों को फायदा मिलना है। अकेले प्रयागराज जिले में 1,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत आ गई है, जो यहाँ के 913 किसानों को फायदा पहुँचा रही है। कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक खेती की बढ़ती लोकप्रियता की क्या वजह है। आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के बीच, क्योंकि ये बिल्कुल किसानों के जेब के माकूल है, क्योंकि इसमें उर्वरकों और कीटनाशकों में जरा भी खर्च नहीं करना पड़ता और उपज भरपूर मिलती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं और खेती में लगने वाली भारी लागत इनकी कमर तोड़ देती है। कई लोगों को लगता है कि प्राकृतिक खेती से शुरुआत में उपज कम रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही साल में आप भरपूर उपज ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती द्वारा उगाई गई जो दलहन है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड से जो आती हैं या नॉर्थ ईस्ट से जो आती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये होती इसलिए हैं क्योंकि उसको नेचुरल तत्व मिल रहे हैं जो उर्वरक और कीटनाशकों से वो परे रहता है, और यही वजह है कि उसकी खाने में मिठास है, बहुत लोग उसे लाइक करते हैं। और बाजार भाव सब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे उत्पाद अगर हम बाज़ार में अगर प्रमाणित है, सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसे हम अगर बाज़ार में उतारते हैं तो ये हमें 20 से 30% तक ज़्यादा मुनाफा देती है। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें घर पर मौजूद कुदरती सामग्री से बन जाती है। इसमें खाद 2 तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी।
इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है। डंडा क्लॉकवाइज घुमाना है और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देना है। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं। साथ ही 24 घंटे का गोमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढककर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6 से 7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। बहुत हद तक ये बात सत्य है कि अगर जहाँ भी देखा गया है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वहाँ जो पौधे या जो हम खेती करते हैं वो पौधों में देखा गया कि प्रायः उनमें कई सूक्ष्म जीव जो उनके जड़ों में होते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनके द्वारा कई सूक्ष्म तत्व पौधों को मिले रहते हैं और इसके वजह से ही पौधे काफ़ी सुदृढ़ होते हैं और हेल्थी होते हैं। उन पे रोग और कीट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। रासायनिक कृषि में संकर बीजों का उत्पादन और जन्युक रूपांतरित बीजों का उत्पादन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का उत्पादन देशी बीजों से ज्यादा मिलता है। हमें मान्य है, हम कबूल करते हैं। लेकिन सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से ज्यादा मिलता है। हमने सिद्ध कर दिया है, हमें मॉडल खड़े, इसलिए हम देशी बीजों का ही प्रचार करते हैं। नंबर 2, एक देखा गया है कंपेरेटिव स्टडी में, देशी बीजों में पोषण मूल्य, औषधि मूल्य रासायनिक खेती में पैदा हुए संकर बीजों से, पौधों से ज्यादा होते हैं, कई गुना ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है मानव का पोषण अगर करते हैं तो देशी बीजों से पैदा प्राकृतिक फसलें करती है, रासायनिक फसलें नहीं करती। किसानों को अक्सर मौसम की मार भी झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। प्राकृतिक खेती दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो रही है। खास तौर से कर्नाटक के किसान इसे काफी पसंद कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में फसलें मौसम की मार और जलवायु में हो रहे बदलाव को भी आसानी से सहन कर लेती है। जो मौसम में बदलाव दिखता है, अगर अधिक बारिश हो जाए तो गलना शुरू करेगा, तो वहाँ फफूंद के अगेंस्ट अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ पे प्राकृतिक खेती में देखा गया है कि उसमें क्षमता रहती है, अवरोधी क्षमता रहती है। इसी तरह टेम्परेचर का भी अगर बढ़ना घटना, अगर मॉइस्चर की भी अगर कमी और घटता है तो इसमें जो है जो पत्तियां गिरी रहती हैं वो मॉइस्चर को रोके रखती हैं। तो इस तरह से अगर ड्राउट सिचुएशन भी आता है तो ये जो नेचुरल फार्मिंग वाले जो किसान होते हैं उनके फसल देखा गया है कि बच जाते हैं। तो ये इसमें एक, मैं कहूँ कि प्राकृतिक इसमें एक ऊर्जा जो है, सभी का समन्वय ही इस खेती को सक्सेसफुल बनाता है। खेती में लगातार बढ़ रही लागत से किसान परेशान हैं। रसायनों ने जिस तरह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर वार किया है, उसने लागत को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में प्राकृतिक खेती नई उम्मीदें जगा रही है। बढ़ती लागत और रसायनों से परेशान बहुत से किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। देसी गाय पालन करने वाले किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती और भी आसान है, क्योंकि ये विधि देसी गाय पर आधारित है। गुजरात के मनोज सोलंकी गाय के गोबर से न सिर्फ खाद बनाते हैं, बल्कि प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी तैयार कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जीरो बजट खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है। साथ ही लंबे समय तक मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी प्राथमिक जरूरत है पशुपालन।
क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से खाद और कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है, जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं। इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और गोबर से बनने वाली खाद भी। एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है, वो स्मृति में लाने की ज़रूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है। कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है, तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फॉस्फोरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है। और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे। उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वहीं उसका पोषण की व्यवस्था है, वहीं धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वहीं किसान का जो उत्पादन है वो ठीक से हो, उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है। वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है। और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते, इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है, वो ये प्रक्रिया में भागीदार है। ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया है। कृषि वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, जिससे खेती के लिए जरूरी प्राकृतिक चक्र में संतुलन बना रहे। के लिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल ना करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं। तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है। तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो न हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। ज़मीन को जैसे हमारी ज़मीनें आज मक्खन जैसी हो गई, हम ज़मीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल, कई जीव जीवात है ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और ज़मीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। ज़मीन है भौतिक तरीके से, ज़मीन है बायोलॉजिकल तरीके से और ज़मीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से, मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना ज़रूरी है। और आज मेरी ज़मीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी, मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है। शुरुआत में हमें ज़्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूँ भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूँ तो बोल सकता हूँ कि गाय के गौशाला का 4 प्रोडक्ट होता है। एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है उसके अंदर भी हमने काफ़ी काम किया है।
उसमें हमने प्रथम दूध जो है, तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं। हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है, कभी कभी ज़्यादा कम होता है उसके हिसाब से, तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं। और लोगों को गाय की गुणवत्ता, जो दूध का साइंस है, उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो प्राकृतिक खेती और उत्पाद मौजूदा समय की मांग है। प्राकृतिक कृषि करके एक ओर जहां किसान जीरो बजट की खेती के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, वहीं इससे मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये था आज का कृषि विशेष। आपने देखा भारत के पास प्राकृतिक खेती का वो हुनर है जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। उम्मीद है आप भी इसके फायदों को समझते हुए इसे जरूर अपनाएंगे। अब मुलाकात होगी अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।